इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन। द ऑप्शन इज 1559, 1600, 1601 या फिर 1602। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया, उसमें उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट दे दिए ट्रेडिंग के कि आप जाइए इंडिया में ट्रेडिंग कीजिए। तो वो किस ईयर में चार्टर दिया, उन्होंने चार्टर प्रोवाइड किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1600। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिलता है, उन्हें एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं ट्रेडिंग के, और वो एज अ ट्रेडर इंडिया में एंटर करते हैं। In 1765, East India Company got Diwani rights in Bengal, Bihar and Odisha. What is the meaning of Diwani right? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं ओवर द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो क्या मतलब है दीवानी राइट्स का? ऑप्शन इज राइट ओवर रेवेन्यू ओनली, राइट ओवर सिविल जस्टिस, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, या फिर राइट ओवर रेवेन्यू, क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल जस्टिस। The correct answer is right over revenue and civil justice. ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स मिल जाते हैं, यानी अब वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं, वहाँ की सिविल जस्टिस सिस्टम को भी कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, ये आइडिया सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया? मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, बीजी तिलक या फिर महात्मा गांधी? द करेक्ट आंसर इज एम.एन. रॉय। 1934 में ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर थे। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की पहली बार कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सेकेंड, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। थर्ड, the Regulating Act of 1773 laid the foundations of central administration in India. And fourth, it provided for the establishment of Supreme Court at Madras. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास। ये इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मद्रास में नहीं, कलकत्ता में सेटअप किया गया था। Which one is not a feature of Regulating Act 1773? अगेन आपसे वही पूछा गया है कि 1773 जो एक्ट है उसका कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शंस आर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज क्रिएटेड टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, इट designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal, and governors of Bombay and Madras subordinated to the governor general of Bengal. D, it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting the present from natives. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स वॉज इस्टेब्लिश। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, बाकी के ये जो 3 ऑप्शन है ये आपके करेक्ट हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्रिएट किया गया था ताकि वो रिपोर्ट कर सके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर के सबॉर्डिनेट हो गए थे।
ठीक. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents from natives. जो भी सर्वेंट्स कंपनी में काम कर रहे थे वो किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही किसी से तोहफे वगैरह ले सकते हैं. घूस इनडायरेक्टली कहे तो नहीं ले सकते, ब्राइब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट. एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा गया है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833. द करेक्ट आंसर इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. अमेंडिंग एक्ट जो था 1781 का, उसे फॉर्म किया गया था जो भी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? पहला, it distinguished between commercial and political functions of the company. Second, a new body, Board of Control, was established to manage the political affairs. It empowered the Board of Control to supervise and direct all operations of civil military government and revenue of the British possession in India. Third, it established a system of double government. And the fourth, first time it recognized the political and administrative functions of the company. The correct answer is D. First time it recognized the political and administrative functions of the company. पहली बार पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1773. बाकी के ये जो तीन ऑप्शंस हैं कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया. देन एक न्यू बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को, और डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी क्रिएट किया गया बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट 1784. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? ऑप्शन इज, for the first time the company's territory in India were called the British possession in India. Second, under this act, British government was given supreme control over the company's affair and its administration in India. Third, it was the first step towards centralization in British India. D, both A and B. The correct answer is both A and B. पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लग गया. और सेकेंड, अंडर दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ठीक है, सी वाला गलत है. इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, नहीं, ये नहीं था. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. तो कौन सा एक्ट था जिसे फाइनल स्टेप कहा गया टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853. द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833. देखो, सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और जो फाइनल एक्ट यानी फाइनल स्टेप कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. इसमें से कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था. लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. थर्ड, द एक्ट डिप्राइव द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास. और डी ऑप्शन कह रहा है कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया.
तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द एक्ट डिप्राइव द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। देखो, चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी। लेकिन ये जो एक्ट है ये डिप्राइव करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ओनली, नॉट बंगाल, इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट, it ended the commercial activities of the East India Company and the company became a purely administrative body. Third, the company's territories in India were called in trust for His Majesty, his heirs and successor. Introduce a system of open competition for the selection of civil servants, and Indians should not be debarred from holding any post in the company. Which of the above are the feature of Charter Act of 1833? इसमें से कौन सा फीचर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833? देखो, क्या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कहा गया था कि जो भी लॉज अब बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत उन्हें एक्ट कहा जाएगा। एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। कंपनी की जो टेरिटरीज है इंडिया में उनको कहा जाएगा इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हार्स एंड सक्सेसर। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या फिर ऑल? द करेक्ट आंसर इज ऑल। ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? द करेक्ट आंसर इज वैरन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका आंसर था वैरन हेस्टिंग। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? द करेक्ट आंसर इज विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट कौन थे? ऑप्शंस आर वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? देखो, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वही पहले फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following act for the first time the legislative and the executive functions of the governor general's council were separated out? पहली बार किस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के उनको अलग अलग किया गया? ऑप्शन इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857? द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853? इसमें से कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. It extended the company rule but did not specify any particular time. C. It introduced first time local representation in the Indian Central Legislative Council. D. It abolished the commercial body, the code of directors of the company. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. इट अबॉलिश द कमर्शियल बॉडी, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ये चार्टर एक्ट 1853 का फीचर नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of the Government of India Act of 1858? Government of India Act 1858 का फीचर कौन सा नहीं है? A. It changed the designation of the Governor General of India to Viceroy of India. B. It abolished the Board of Control and Court of Director and ended the double government. C. It established a Secretary of State with 25-member council. या डी फिर नन. करेक्ट आंसर होगा इसमें सी. इट इस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 25 मेंबर काउंसिल. नहीं, इसका होगा 15 मेंबर काउंसिल, इसलिए ये स्टेटमेंट है रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस? कौन सा एक्ट था जिससे इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाने लग गए? ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. द करेक्ट आंसर इज सी. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये डिसाइड किया कि अब इंडियंस को भी पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाएंगे. Next question, which of the following act initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers of Bombay and Madras presidencies? कौन सा एक्ट है जिससे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर्स होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो पहले जो बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट हुआ करते थे बंगाल के, तो अभी उनको क्या किया गया कि उनकी पावर्स को वापस दे दिया बॉम्बे एंड मद्रास की. तो ऐसा कौन से एक्ट से हुआ था? ऑप्शन इज चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड कैनिंग एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम? लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम किस ईयर में स्टैब्लिश किया था? 1858, 1859, 1861 या फिर 1862. द करेक्ट आंसर इज 1859. तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो कौन लेके आया था? लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1859 में. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस? कौन से एक्ट से वॉइसरॉय को पावर मिली थी ऑर्डिनेंस इशू करने की? ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Which of the following acts empower the discussion of the budget in the legislative council? कौन सा एक्ट था जिससे बजट को डिस्कस करने की पावर मिली थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में? ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को भी डिस्कस किया जा सकता था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन फॉर फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को भरा जाना था,
ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ प्रोविजंस थे इलेक्शन से रिलेटेड। तो ऐसा किसमें कहा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल इस एक्ट में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा गया? ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, या फिर रामसे मैकडोनल्ड? द करेक्ट आंसर इज रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैट्यूटरी कमीशन? किसे स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया है? ऑप्शन इज मैकॉले कमिटी, वुड कमिटी, साइमन कमीशन, या फिर नन? द करेक्ट आंसर इज साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्ट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी? कौन सा एक्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी रहेगी? ऑप्शन इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। Which one of the following was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council? The option are राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? कौन पहला इंडियन था जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? तो करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट से आया था? काउंसिल एक्ट ऑफ 1992, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हुए थे 1909 में, उसमें कहा गया था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी डायरकी? देखो जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको कहते हैं डायरकी, ठीक है। डबल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम अलग चीज है। तो ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। विच एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? कौन सा एक्ट है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है? ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म? बाई कैमरलिज्म मतलब होता है अपर हाउस और लोअर हाउस, जो कि आज के सिस्टम में भी प्रिवेल करता है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। ऑप्शन आर पिट्स इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Which of the following was not the basis of the limited franchisee under the Government of India Act 1919? ऑप्शन एजुकेशन, प्रॉपर्टी, टैक्स, या फिर जेंडर?
लिमिटेड फ्रेंचाइजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोवाइड करी गई थी, तो वो किस किस बेस पे करी गई थी? एजुकेशन के बेस पे, सही है। प्रॉपर्टी के बेस पे, ये भी सही है। टैक्स के बेस पे भी की गई थी। जेंडर के बेस पे नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेंडर, क्योंकि आपसे पूछा है नॉट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन वॉज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? हाई कमिश्नर का जो ऑफिस था लंदन में, ठीक है, इंडिया के लिए, वो किस एक्ट में क्रिएट किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।